है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग हम क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, SO2 एंड H2O बोथ पोसेसेस वी शेप स्ट्रक्चर। तो SO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, S हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो लोन पेयर, तो इसकी वी शेप स्ट्रक्चर आएगी। हाँ, और इसकी H2O की भी क्या होती है, वी शेप स्ट्रक्चर होती है। ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो पहला ऑप्शन तो सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2, ये बात गलत है। अब ये बात गलत क्यों है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी याद रखना, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, सॉरी बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड एंगल, तो सबसे पहले क्या देखते हो बॉन्ड एंगल के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखते हो, sp की सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल, फिर sp2 का और फिर sp3 का। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया, सबसे पहले आपने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज़ क्या देखते हो, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लोन पेयर के। तीसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। तीसरी चीज़ ये देख। चौथी चीज़ क्या देखनी है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो चार बातें, पहली बात क्या, हाइब्रिडाइजेशन, sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, sp3 का। फिर दूसरी बात, जो बॉन्ड एंगल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए। फिर तीसरी बात, जो बॉन्ड एंगल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। एंड चौथी बात, बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो अब ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है। जो SO2 है इसकी वह हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, हम्म, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और SO2 की और H2O की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। पहली बात हमें नहीं ये देख रही। दूसरे, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, इसमें भी दो लोन पेयर, इसमें भी दो लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। अब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखते हैं, तो यहाँ पर साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऐसे है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है साइड एटम, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने बता रखा है वही है। और वैसे भी कर सकते हैं हम, सेंट्रल एटम पे देख लो डायरेक्टली, जिस जो भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। तो बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2, ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। ये क्या है, इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब कौन सी चीज़ ट्रू है, तो याद रखना कभी भी ये इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और उसी में क्या रहता है, ये जो भी जितने भी रेजोनेटिंग ये कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो CO3 हैज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव थ्री स्ट्रक्चर। तो सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ देयर आउटर मोस्ट। मतलब ऐसी कितनी स्पीशीज़ है जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो NH3 देखते हैं, NH3 में जो N में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और प्लस 3 8, तो इसमें तो है। एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 क्लोरीन के, तो ये 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम के 2 और इसके भी 2, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसमें कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 Cl4 के, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 5, तो इसमें 10। तो हमें क्या पूछ रखा है कि कौन से स्पीशीज़ में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो एक तो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है। तो 3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो थर्ड का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल N2। अब इस क्वेश्चन में याद रखना, जो भी हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं उसमें दो चीज़ होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 के बराबर या फिर 14 से कम है, 14 के बराबर या फिर 14 से कम है, तो सीधा ट्रायंगल बनेगा। अब ये सीधा ट्रायंगल क्या है आपको समझाऊंगा। अगर ऐसा कोई डायटमिक एटम है, डायटमिक जैसे N2O2, ऐसा कोई भी आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बराबर नहीं, ज़्यादा है किससे, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तब उल्टा ट्रायंगल बनेगा। अब ये स्ट्रेट ट्रायंगल और उल्टा ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट है ये समझाता हूँ, ये ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। तो हम जनरली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं वैसे बनाते हैं, 1 डैश, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, 2 डैश, 3, 4, ठीक है। फिर अगर 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर या कम है तो सीधा ट्रायंगल, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और ये तो सारा कॉमन, ये तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर 2p, 2π x और 2π y, यहाँ पर सिग्मा 2pz, क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही 2π स्टार, यहाँ पर भी 2π स्टार x, और यहाँ पर सिग्मा 2p स्टार z। तो याद रखना इसमें जो आंसर आएगा, पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, और फिर देख पाई 2px और पाई 2py, और फिर आएगा सिग्मा 2pz। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन अगर यहाँ पर O2 होता है, उसमें क्या होता है, सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है और ऊपर क्या चले जाते हैं, पाई 2px और पाई 2py। ये बात भी याद रखना। तो देखो यहाँ पर क्या, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर सीधा ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर कैसा बन रहा है, उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हो, जस्ट एक आपको ट्रिक बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, जिनका जो वैलेंस शेल होता है वो इनकम्प्लीट हो, मतलब उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट ना हो, डुप्लेट कंप्लीट ना हो, या तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या फिर डुप्लेट कंप्लीट ना हो। तो इसमें देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास 5 और 3 8, तो इसका तो कंप्लीट है। Be2C क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। CCl4 इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। NH3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। क्यों, LiH इसके पास कितने, 1s2 2s1, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये 1s2 2s2, तो ये क्या है, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। और BeCl3 क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो दो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, एक कौन सा है, B2H6, और एक BCl3। तो हमारा 5 का आंसर आ जाएगा सी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। तो याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर की एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए डायरेक्टली काउंट करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब 14 से अगर 15, 16, 17, 18 और 19 हो जा रहे हैं, तो क्या करना है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है आपको पॉइंट 5 कम कर देना है। तो 2.5 या 2 हो गया, ये 1.5, ये 1 और ये 0.5। अगर इलेक्ट्रॉन कम भी हो रहा है, जैसे 13, 12, 11, 10, तब भी क्या करना है, आपको 0.5 कम कर देना है। तो यहाँ पर भी 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। सिंपल सा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करो और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर पता करो। तो
हमें पता है जो O2 है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है। O2 पॉजिटिव में कितने हैं, 15 है। O2 माइनस में कितने हैं, 17 है। और O2 माइनस 2 में कितने हैं, 18 है। तो मैंने बताया 14 का कितना होता है, 3, तो 15 का क्या हो गया, 2.5। 16 का कितना हो गया, 2। 17 का कितना हो गया, 1.5, और इसका 1। देख लो सबसे ज़्यादा O2 पॉजिटिव का, फिर O का, फिर ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही है जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो याद रखना, सेंट्रल एटम पेयर जितने ज़्यादा लोन पेयर रहेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्ड बना है, तो 2 लोन पेयर, इसके 2 पेयर लोन पेयर हैं। इसके पास कितना है, 1। इसके पास कितना है, 1। लेकिन इसके पास देखना कितने हैं, 8 होते हैं, 8 में से 2 गए, तो इसके पास 3 लोन पेयर क्या है, बचे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, डी में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये अभी बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, ये बात सही है। C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेटेड पाई ऑर्बिटल्स, ये बात भी सही है। H2 पॉजिटिव आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सही है। लेकिन O2 पॉजिटिव इसे डायमैग्नेटिक आयन, ये गलत है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, मतलब उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जनरली जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ होती हैं वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन स्पीशीज़ में, और डायमैग्नेटिक वाले में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली बता रहा हूँ, इसका एक्सेप्शन क्या है, O2 और SO2। इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होकर भी इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होकर भी ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर। ये नीचे याद रखना, नॉन पोलर और पोलर में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको डायरेक्टली क्या बोलना है, डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो वो क्या है, नॉन पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा तो वो क्या है, पोलर है। तो इसमें जब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो SbCl5, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d होगी। sp3d की स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऐसे, 3 तो इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और ये इसको भी कैंसिल कर देगा। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, जो डायपोल मोमेंट का नेट रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक और बात याद रखनी है, म्यू कब 0 आ सकता है, तो एक कंडीशन बताता हूँ, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या हो, 0 हो, ठीक है, और साइड एटम सारे क्या हो, सेम हो। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 और साइड एटम सारे सेम हो, तब क्या होता है, जो डायपोल मूवमेंट होता है, नेट रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट 0 आता है। ये बात आप याद रख सकते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मैच करना है। तो PCl5 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ए का क्या हो गया, 4 आ गया, ए का 4, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। SbF6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो बी का 3 आ गया। Br F5 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी क्या है, sp3d2, और ऐसा ही Br यहाँ होगा, और यहाँ F तो ये कैसे होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो इसकी स्क्वायर प्लेनर, इसकी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइप्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर O2 नेगेटिव। तो वैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन से आपको क्या पता चल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन काउंट से आपको क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है O2 को छोड़ के और SO2 को छोड़ के, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक है। अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, सिंपली बात। इसमें कितने, 16, 17, 17 मतलब पैरामैग्नेटिक है, तो ये तो कैंसिल हो गए।
और 16 में कितना होता है, 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, 17 मतलब 0.5, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ऑफ दिस स्पीशीज ए 4 स्पीशीज दे रखी हैं, दी वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे कम, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, देखो इसमें कितने, 7 + 8 15, 7 + 8 15 और एक कम कर दो तो 14, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 7 और 8 15 और एक इसमें 16। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 3, सॉरी इसका 3, इसका 2.5, इसका भी 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, एनो नेगेटिव का। तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम किसकी होगी, एनो नेगेटिव। तो 12 का हमारा आंसर आ जाएगा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मूला चार्ज ऑन द ईच नाइट्रोजन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर्मूला चार्ज, अब क्या हमें पूछ रहा है फॉर्मूला चार्ज। तो फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है ये भाई। फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड बाई 2। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो पहला नाइट्रोजन लेफ्ट से पूछ रहा है ये, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गए माइनस, फिर क्या था इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्लस बॉन्ड कितने 1 2 3 4, बॉन्ड में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2। तो इसका जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 5 - 6 = -1। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब देखते हैं सेकेंड नाइट्रोजन पे। तो सेकेंड नाइट्रोजन पे क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर 0 प्लस बॉन्ड अब कितने हैं, कोवलेंट बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8/2 4, तो कितना आ गया +1 +1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो जो डायपोल मूवमेंट होता है ना वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बाय डायपोल मूवमेंट, सिंपली क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसका डायपोल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा स्ट्रक्चर पे, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मूवमेंट वैसे ही 0 हो जाता है, अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो उसका डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो BF3 का तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, सीधा सीधा 0 होता है, क्योंकि जो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है F, तो इसमें क्या है सिमेट्री आती है। क्यों, कैसी सिमेट्री आएगी, अगर इसको ऐसे काट दोगे तुम तो सिमेट्री है ना, तो सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब इसका डायपोल मूवमेंट क्या है 0, तो सबसे कम BF3 का होगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब याद रखना NF3 और NH3 से क्या किसका ज़्यादा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N और 3H, 1 2 और 3 और एक लोन पेयर, ठीक है। तो हमें पता है जो डायपोल मोमेंट होता है वो कहाँ से होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसके इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव इस पे, तो ऐसे और ये ऐसे। तो नेट रिजल्टेंट इसका डायपोल मूवमेंट ऊपर आएगा NH3 का। लेकिन जब आप NF3 करोगे N, तो F और यहाँ लोन पेयर, तो इसका तो ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन इनका भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, तो डायपोल मूवमेंट ऐसे आएगा। तो कुछ ना कुछ कम आएगा इससे, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है, यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है।
तो NH3 का ज़्यादा होगा किससे, NF3 से। ये और देख लो, NH3 का ज़्यादा NF3 से, तो डायरेक्टली हमारा 14 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। भाई कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, तो पहला ऑर्डर क्या दे रहेगा, पोलराइजेशन पावर। याद रखना पोलराइजेशन पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, चार्ज ऑन कैटाइन। तो इस पर +3 चार्ज होगा, इस पर +2 और इस पर +1। तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाना चाहिए, कि जो पोलराइजेशन पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटाइन के चार्ज पे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो इसमें ये बॉन्ड लेंथ ये भी गलत है, लेकिन ये बात सही है। हमने अभी देखा था NF3 और NH3 से ज़्यादा किसका होता है, इसका, और ये इसका तो ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद भी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई, द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड इन HCl बॉन्ड है, जिसमें बॉन्ड लेंथ क्या देखने हैं कि 2.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल अपॉन में डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। अब ये जो दिया हुआ था ये किस में, क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। हमें बता रखा है भाई HCl है, H और ये Cl, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और डिस्टेंस दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें दे रखी है 2.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें म्यू थियोरेटिकल बन जाएगा, और वो कितना आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, 3.664 इंटू 10⁻29। और जब तुम डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17% आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है, म्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। तो 16 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CO3-2 आयन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से जब आप देखोगे तो फॉर्मल चार्ज आपको निकालना बता दिया, उसका फॉर्मूला उससे निकालोगे तो आप देखोगे इसका जो आंसर आएगा वो बी सही आ जाएगा, 17 का बी, है ना। फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला बता दिया, जब वो फॉर्मूले में आप सब वैल्यूज पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसके लिए भी मुझे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। तो SO2 और इसकी देखते हैं, SO2 एंड NH2 नेगेटिव। इनमें क्या है, SO2 के ऐसे हैं, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी हो गई, इसकी शेप हो गई कैसी, इसकी शेप हो गई बेंट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और N वाले की कितनी हो गई, ये हाइड्रोजन और ये ऐसे, इसकी होगी sp3, लेकिन शेप क्या होगी, बेंट शेप आ गई। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, और एक जीनॉन F2 एंड CO2। तो इसकी शेप लीनियर कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी, sp3d, मतलब
ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन थोड़ी लंबी रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, लीनियर। और CO2 की तो लीनियर होती है। तो ये और ये आ जाएगा सेकेंड और थर्ड, जिस ऑप्शन में है वो सेकेंड और थर्ड C में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4। CCl4 का तो जीरो है, क्यों, सेंट्रल आइटम पर लोन पेयर जीरो और साइड आइटम सारे सेम, तो म्यू जीरो। और CH4 का भी सेम, इसका भी जीरो, ये जीरो और इसका। तो हमारा 19 का क्या आ गया, ए आ गया। 20 का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, CN पॉजिटिव, CN नेगेटिव, NO एंड CN, विच ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो वही बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या काउंट करने पड़ते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 आती है, उसमें मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है। अगर 14 से आगे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे, तो 0.5 कम करते जाओ। देख लो भाई 14 किस में आ रहे हैं 6 और 7 और एक 8, तो ये आ गया CN नेगेटिव। 20 का B इसी में आ रहे हैं, 20 का B इसी में आ रहे हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 14 से कम आ रहे हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। भाई किसका सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, सेम बॉन्ड ऑर्डर होने के, अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो क्या सेम नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। इसमें 14 और इसमें भी 14, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। इसमें कितना, इसका 15, इसका भी 15, इसका कितना 9 और 9 कितना हो गया, 9 और 9 18, इसमें 17, 16 17 18, इसमें 18, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, 21 का C। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग है, मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी अलग होगा। 22 क्या हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन की संख्या जिनमें सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सी बात है, तो ये बहुत आसान है, ये तुम कर लोगे, है ना। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, 22 का B हो जाएगा, क्योंकि B क्यों होगा, 7 प्लस, सॉरी 6 प्लस 7 और एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसमें 6 + 8 14, इसलिए 22 का क्या है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा दोनों का। और क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा B। अब क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो डायरेक्टली हम, इसका आंसर हो जाएगा 23 का D। अब बनाते हैं डायरेक्टली, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है इस मॉलिक्यूल में। 12 इलेक्ट्रॉन में 14 से कम, मतलब सीधा ट्राइंगल बनेगा, ये सीधा ट्राइंगल बना। ये क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये क्या है, पाई 2px और पाई 2py। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो पाई में आ रहे हैं ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, तो कैंसिल कर देंगे। तो बचेंगे किस में इलेक्ट्रॉन्स, केवल पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो मैंने बता रखा है O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो 24 का क्या आ गया, D।